सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। और देखिए, जो हमारे IIT JAM, CSIR NET JRF गेट 2020 जो आने वाला है उसके लिए भी बार DRDO UPSC जियो साइंटिस्ट ये एक बेसिक है। जैसे कि मैंने नहीं बताया था आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेस होता है कौन सा, स्टीरियो केमिस्ट्री। और GOC उसी प्रकार जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बेस ही है किस चीज़ का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यहाँ से देखिए बहुत मतलब छोटे छोटे पॉइंट हैं इस जो केमिस्ट्री में, हम छोटे छोटे पॉइंट्स को स्टडी करेंगे और उन पॉइंट्स से हमको क्या पता लगता है जनरली, जो कि हमारे एग्जाम, हाँ ये एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए ज़्यादा मतलब थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो नहीं करेंगे, हम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वगैरह कर लेंगे और फिर उसके बाद हर एक टॉपिक को मतलब कि मैं समझा दूंगा आपको, और उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना हो सकेगा उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कम नहीं, जितने ज़्यादा हो सकेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम यहाँ पर करेंगे। एक मिनट रुकिए गाइस। मोबाइल साइलेंट करना भूल गए थे, ठीक है। और अब दूसरा जो टॉपिक है वो है भाई कि अब ये एग्ज़ाम के सभी वेट कर रहे हैं CSIR NET JRF के एग्ज़ाम की। देखिए, CSIR NET JRF ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन अपलोड तो नहीं किया है, लेकिन हम एक एनालाइज कर सकते हैं, सजेशन आपको बता सकते हैं कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन तो वो निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा। ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि UGC नेट का अगर एग्ज़ाम होगा और उसके एडमिट कार्ड अपलोड हो चुके हैं 20 और 21 वाले के जो एडमिट कार्ड है, और उसके आगे वाले 7 एग्ज़ाम्स 7 मतलब 7 पेपर और हैं उनके भी आ चुके हैं। तो देखिए 20-21 वाले का अगर उन्होंने अपलोड किया है एडमिट कार्ड, तो ये तो आप बेफिक्र रहिए कि आपका एग्ज़ाम मतलब कि जल्द ही, आप ये मत सोचिएगा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा लेट जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए UGC नेट का अगर एग्ज़ाम है, अगर इनके एग्ज़ाम होंगे तो हमारा एग्ज़ाम जस्ट इनके बाद होता है, और इनकी जो डेट है, इनकी डेट दी हुई है 5 दिसंबर तक। 5 दिसंबर तक इनके सभी एग्ज़ाम मतलब होने हैं, लेकिन वो कुछ एक एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, अब उनकी डेट देखो क्या होगी, ठीक है ना। और इनके जैसे ही एग्ज़ाम फिनिश होंगे वैसे ही हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, लेकिन स्टार्ट होने का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो क्या पता है इनके एग्ज़ाम के बीच में ही हमारा मतलब कि नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन बस वो बोलते हैं ना NTA के ऊपर अभी बर्डन बहुत ज़्यादा आ चुका है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, अब तो CBSE का एग्ज़ाम भी NTA कंडक्ट करवाने वाली है, ठीक है ना। जो एक चीज़ मान लीजिए आप, जो हमारा नीट, IIT JAM और JEE एडवांस के और हमारे जितने भी एग्ज़ाम थे अभी तक, वो सभी NTA ने कंडक्ट करवाए हैं। इसलिए इनके ऊपर कोविड के कारण थोड़ा एकदम में बर्डन आ गया, सब कुछ बंद था, सब कुछ बंद होने के कारण एकदम में इनके ऊपर बर्डन आने के कारण ये एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा पाए, जिसके कारण हमारे जैसे बच्चे मतलब स्टूडेंट भी, और जो हम कोचिंग दे रहे हैं आपको, और हम भी स्टूडेंट ही हैं, हम टीचर भी हैं, आप पढ़ा रहे हैं आपको, स्टूडेंट भी हैं, ठीक है ना। तो देखिए उनके ऊपर एक बर्डन सा आया है, उनके ऊपर तो बर्डन आया है, हमारे ऊपर भी आया, वो सभी को एक साथ मतलब कि अब झेलना पड़ा है, ठीक है ना। तो उसमें तो देखिए अब क्या बोल सकते हैं, वो तो गवर्नमेंट का डिसीज़न था, जो है डिसीज़न, ठीक। लेकिन एक चीज़ है, हम एक चीज़ लेके चल सकते हैं, गेट एग्ज़ाम की डेट फिक्स है, और वो 6 मंथ पहले ही हो चुकी थी, और नोटिफिकेशन तो वो स्टार्टिंग में निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो 5, 6 और 12, 13 मेरे ख्याल से डेट है उनकी, ठीक है ना। तो 5 और 6 को हमारा एग्ज़ाम होता है, 5 और 6 की शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम होता है Feb में, ठीक है ना। तो आप ये गेट वाली एग्ज़ाम की डेट जो है इसको फिक्स लेके चलिए, इसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आप ये मान के चलिए कि भाई एग्ज़ाम जो है या तो जैन में, एग्ज़ाम तो जनवरी में जाना है दिसंबर, मतलब कि हमारा वाला जो एग्ज़ाम है NET JRF का, वो तो जनवरी में होना ही होना है, उससे पहले नहीं होगा, फाइनल है ये तो। अभी नोटिफिकेशन आएगा तो 2 मंथ का टाइम तो मिलता वो जनवरी में जाएगा, एग्ज़ाम तो जनवरी में जाना। अब जनवरी में होगा, फरवरी में या मार्च में, ये नहीं पता, ये नहीं बोल सकते। लेकिन हम CSIR NET JRF को एक बार साइड में रख के गेट की करते हैं, गेट का टाइम सेट करते हैं, गेट एग्ज़ाम जो है उसके लिए टाइम सेट करते हैं, क्योंकि गेट एग्ज़ाम और CSIR NET JRF में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही एक है।
तो आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, उसके टाइम टेबल को उठा दीजिए, क्योंकि कई बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है कि जब तक टाइम टेबल नहीं बनता, जब तक एग्जाम की डेट नहीं आती, जब तक टाइम टेबल नहीं बनता, हर एक स्टूडेंट की ये गड़बड़ होती है, मतलब उनके साथ चलता है यही, जब एग्जाम की डेट आ जाती है तो फुल अच्छे से तैयारी होती है, लेकिन डेट नहीं आई। लेकिन आप गेट की प्रिपरेशन कीजिए, गेट की आपकी डेट आई हुई है, गेट की मतलब कि अभी एडमिट कार्ड आ जाएंगे कुछ दिनों बाद, ठीक है ना। तो देखिए गेट के लिए जितने दिन हैं आपके पास उसको देखिए और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए अब ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक जीओसी जो है। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, ये आईआईटी जैम में, सीएसआईआर नेट जेआरएफ में, गेट में, अभी तक मैं जितने भी एग्जाम दे के आया हूँ, मैंने ये 2 एग्जाम सीएसआईआर नेट जेआरएफ और गेट एग्जाम, ये दोनों एग्जाम मैंने दिए हैं अभी तक, ठीक है ना। तो इन दोनों में, और आईआईटी जैम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईआईटी जैम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो इन तीनों में, और जो यूपीएससी जियो साइंटिस्ट है, बार्क है, इनमें भी बहुत महत्वपूर्ण, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसके जीओसी के, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन जनरेट होंगे आपके सामने। देखिए एसिडिटी पूछ लेगा, वो कंजुगेट बेस को देख के बताना पड़ेगा, एसिड हार्ड बेस वाला जो टॉपिक है ना, एसिड बेस कैटालाइज एसिड बेस वाला जो टॉपिक है उससे होते हैं वो। लेकिन इसमें भी कुछ एक क्वेश्चंस हैं, इसमें भी ऐसे कुछ एक क्वेश्चन आएंगे जिससे आपको क्या पता लगेगा पॉजिटिव आर, पॉजिटिव एम, पॉजिटिव आई, पॉजिटिव नेगेटिव आई, पॉजिटिव एच, नेगेटिव एच, मतलब ये जो हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव और रेजोनेंस जो इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेंस मेसोमेरिक, ये सभी के बारे में आपको जीओसी में पता लगेगा। और हमारा जो एग्जाम में आपके सामने टॉपिक आते हैं वो यहीं से ही आते हैं। फील्ड इफेक्ट क्या होता है, स्पेस इफेक्ट क्या होता है, इन चीजों से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। नेगेटिव चार्ज कब स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज कब ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा ग्रुप लगा होगा जब ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जीओसी से आपके सामने पुटअप होंगे। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए, उसको अपने माइंड में ध्यान से बिठा लीजिए। और थोड़ा जुकाम है, अभी तबीयत डाउन ही थी, लेकिन आज मतलब कि चलिए अब करवा देते हैं स्टार्ट, क्योंकि देखिए हम भी थोड़ा सा अभी गैप लिया था मैंने 15-20 दिन का, वो इसी रीज़न के कारण लिया था, ताकि अभी तक डेट नहीं आई थी। मैंने सिलेबस कंप्लीट ही करवा दिया, सिलेबस बहुत करा दिया मैंने, 420 वीडियो मेरी यूट्यूब पे हैं एट ए टाइम, ठीक है ना। आप उसको कंप्लीट कीजिए, अब इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिए जीओसी को। हम जीओसी स्टार्ट करते हैं, नीट के आईआईटी जैम, नीट एडवांस वालों के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। जीओसी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम करा चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कौन से, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन, अब कौन सा ग्रुप लगा है तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपके सामने पुटअप होंगे। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उन क्वेश्चंस का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। कुछ एक सीरीज होंगी पॉजिटिव आई इफेक्ट की, पॉजिटिव आर की, पॉजिटिव नेगेटिव आर, नेगेटिव आई, पॉजिटिव एच, पॉजिटिव नेगेटिव एच, इन चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बताऊं तो इसमें से जो क्वेश्चन है, आप देखिए 4 मार्क्स के लगा के चलिए। जीओसी लगभग बता रहा हूं, यहां से 4 मार्क्स का आपके सामने जरूर आएगा। और यूनिट कितने टाइम के पता है, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन, 1 डेज। ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे तो 2 दिन लगेंगे। अगर मैं आज लेक्चर अगर इसके कंप्लीट करा दूंगा आपको, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ ये ज्यादा दिन की, मतलब कि कुछ भी नहीं है इस यूनिट में, बिल्कुल आसान है। क्योंकि आपने देखिए 12th में स्टडी किया, बीएससी में किया जीओसी को, तो बिल्कुल इजी है भाई, बिल्कुल इजी। जीओसी में बस ये मान लीजिए आपका एक प्रकार से रिवीजन सा होगा। मास्टर्स वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, मास्टर डिग्री जिन्होंने की हुई है, जो बीएससी फाइनल में है, उनके लिए एक प्रकार से रिवीजन सा होगा जीओसी में, ठीक है ना। बीएससी फर्स्ट सेकंड वालों के लिए भी, ओके, ठीक है ना। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। अब बात साफ है, आप सोच रहे हो 4 मार्क्स का क्वेश्चन, भाई 4 मार्क्स कम तो ना होते हैं। 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन कहीं से पुटअप होता है तो उस यूनिट को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर इजी हो तो, हार्ड हो और आपका बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना हो तो फिर तो देखिए मिस करनी होती है वो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हम, अभी ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। अभी हमारे पास इतना ही टाइम है कि हम बस मतलब जल्दी जो यूनिट हो रिवाइज हो, जल्दी जो यूनिट अपने स्टार्टिंग से करें तो बस 2-3 दिन में यूनिट कंप्लीट हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, इतना टाइम दे सके, ऐसी यूनिट हमको देखनी है। तो जीओसी उनमें ही है, एरोमेटिसिटी भी उसमें ही है। जीओसी के बाद एरोमेटिसिटी आएगा, फिर पीरियोडिसिटी आएगा। जो यूनिट हमारी मैंने बताया था ना आपको, जो यूनिट कराएंगे उसमें मैंने 6 यूनिट करा दी थी, अब 6 यूनिट रह गई हैं, 6-7 यूनिट वो और करा दूंगा मैं आपको। तो उसमें सबसे पहले अब जीओसी हम लेके आए हैं। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो
आएगा हमारा एग्जाम में वो 4 मार्क्स का CSIR नेट JRF में आपके सामने पुट अप होता है। और जो यहाँ पर गेट एग्जाम में आपके सामने हर बार GOC से 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो एक आता ही आता है। 2 मार्क्स हर बार आपके सामने 2 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब ये 1 मार्क्स का आ गया, एक 2 मार्क्स का आ गया, इस टाइप से आपके सामने गेट एग्जाम में पुटअप होते ही होते हैं। और IIT JEM में भी आपके सामने क्वेश्चन पुटअप होंगे, ठीक है ना। लेकिन हम गेट एग्जाम के लिए CSIR नेट JRF के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें तो हम सबसे पहले क्या स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना, इस चीज को हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट रुकिए गाइस। तो चलिए मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। यहाँ पर हम बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे हर चीज का, हर एक टॉपिक का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे। और उसके इंट्रोडक्शन के बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने जो हमारा लोगो है जो इस वीडियो का, उसमें हमने लिखा भी हुआ है कम से कम 100 से 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेटेस्ट क्वेश्चन GOC के, वो हम यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो इस चीज के लिए आप मतलब कि कंप्लीट रेडी हो जाइए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ साथ, और यूट्यूब पे सभी ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। सभी मेरी क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए, सभी देखिए क्लास को। और भाई एक चीज़ अब सुन लीजिएगा, हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास जाए, इसीलिए सबसे पहले सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसको शेयर करें बहुत बच्चों के पास, क्योंकि हमारा चैनल एक ऐसा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टूडेंट को कोचिंग दे रहा है। और अभी तक लाइव आपके साथ, मतलब कि सभी के साथ बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक भी लेक्चर मतलब कि कहीं और कुछ बनाया हुआ है और कहीं पे करवा रहे हैं, मतलब किसी स्टूडेंट से मनी ले रहे हैं, अर्निंग का वो देख रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब पे हर एक लेक्चर, एक लेक्चर आपका यूट्यूब पे है, आप वहाँ से प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचिएगा, और देखिए अच्छे से सभी लेक्चर बनाए हुए हैं। लेकिन सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सभी बच्चों के पास जाए और वो इस जो चैनल का लाभ उठा पाए, ठीक है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये 1 मिनट रुकिए, डस्टर ले लेते हैं। 1 मिनट रुकिएगा गाइस, 1 मिनट रुकिएगा, मैं 1 मिनट। ये लीजिए, इसको रफ कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या डालना है, व्हाट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। GOC में सबसे पहले आप टॉपिक डाल लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए व्हाट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, डाल लीजिए सभी। क्वेश्चन डाल लीजिए सभी स्टूडेंट। सबसे जो पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो यही है, आखिरकार ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये होता क्या है, व्हाट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए, इसी के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो साइंटिस्ट थे ना, हमारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जनरली 2 टाइप्स के, वो 2 जगह से हमने निकाले या फिर पाए। हमें जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, साइंटिस्ट जो आए, पहले हमने क्या देखा, सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या देखा कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो जनरली क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं। वो 2 जगह से हमने वो निकाले। एक तो होता है, सबसे पहला आप लिख लीजिए, सबसे फर्स्ट लिख लीजिए कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव्ड हो। क्या भाई, लिविंग organisms derived organic compound। OC मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ड्राइव्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड जो होते हैं, सेकंड नंबर पे जो आए वो आए अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें जनरली अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। तो देखिए, जनरली साइंटिस्ट सबसे पहले जो मैं बेसिक कराएंगे नीचे से, मतलब कि
नीचे से उठेंगे और फिर ऊपर तक जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे सामने टू टाइप के हमारे सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड आए, मतलब दो जगह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्क्राइब या ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहला तो आया लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हम ड्राइव कर सकते हैं किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्राइव्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसके बाद जो सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड आया वो क्या था, सेकंड जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड आया वो क्या था भाई, जल्दी बताइए, अर्थ क्रस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या भाई, अर्थ क्रस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो देखिए हमने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी किया जब, तो हमारे सामने सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए और उन साइंटिस्ट का नाम था बर्जीलियस सर, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे सामने एक साइंटिस्ट आए, क्या नाम था भाई उन साइंटिस्ट का, बर्जीलियस सर, ठीक है ना। हमारे बर्जीलियस नाम था उनका, बर्जीलियस या बर्जीलियस, प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लेना, ठीक है ना, बर्जीलियस या बर्जीलियस, ठीक है ना। बर्जीलियस साइंटिस्ट आए, बर्जीलियस सर, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, बर्जीलियस सर ने एक थ्योरी दी और उस थ्योरी का नाम क्या था, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है ना। स्टार्टिंग है इसीलिए थोड़ा फिर धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, आप फॉरवर्ड मतलब कि आप स्पीड इंक्रीज कर लेना थोड़ी वीडियो की, ठीक है ना, ओके, जो स्टार्टिंग में कर रहे हैं। तो बर्जीलियस सर आए, बर्जीलियस सर ने स्टार्टिंग में सबसे पहले एक थ्योरी दी, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन से होते हैं, तो वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव्ड होते हैं। और वाइटल फोर्स थ्योरी में हमारे बर्जीलियस सर ने उन्होंने ये कहा कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लैब में क्रिएट नहीं किए जा सकते, लैब में वो लैबोरेटरी मेथड से वो नहीं बनाए जा सकते। क्या बोल रहा हूं, बर्जीलियस सर आए और बर्जीलियस सर ने ये बताया कि भाई जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लैब क्रिएटेड नहीं होते, मैन मेड नहीं होते वो, ठीक है ना। वो क्या होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव्ड किए जा सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो निकलते हैं। जैसे कि क्या भाई, एग्जांपल के साथ अगर मैं बताऊं तो आपको, जैसे कि डेड प्लांट्स हो गए, ठीक है ना, डेड प्लांट्स हो गए, ठीक है ना, डेड लीव्स, नीचे पड़े हुए लीव्स हो गए, ठीक है ना, और मतलब जो टूट जाते हैं लीव्स, डेड प्लांट्स, डेड बॉडी, ठीक है ना। इनसे जो हमारे कंपाउंड्स निकलते हैं, इनसे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ड्राइव करते हैं, इनसे कंपाउंड निकालते हैं और उसके बाद यहां से हम आइसोलेट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से, ठीक है ना। तो हम इनसे क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ड्राइव करते हैं। ये किसने कहा, ये बर्जीलियस सर ने कहा कि लेबोरेटरी से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाए जा सकते, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ड्राइव किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब बात साफ है भाई, ये केमिस्ट्री है तो कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई साइंटिस्ट और आया। इसके बाद अदर हमारे और साइंटिस्ट आए, उन्होंने मतलब कि अपनी राम गाथा गा दी भाई, उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट निकाल दिया। तो उसके बाद हमारे सामने एक साइंटिस्ट आए और उन साइंटिस्ट का नाम था क्या भाई, इसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट आए उन साइंटिस्ट का नाम था वोलर, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारे सामने साइंटिस्ट आए भाई, वोलर आए, ठीक है ना। जो हमारे सामने वोलर साइंटिस्ट आए भाई, वोलर सर, ठीक है ना, वोलर सर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अमोनियम साइनेट लिया, अमोनियम साइनेट NH4CnO, ठीक है ना, अमोनियम साइनेटो लिया। और जनरली उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट लेके उन्होंने क्या किया, इसको हीट किया, अमोनियम साइनेट को उन्होंने क्या किया, हीट किया, और ये लैब में चला ये मेथड। बर्जीलियस सर ने तो ये कहा था लैबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद वोलर सर आए, वोलर सर ने क्या किया, अमोनियम साइनेट को हीट किया, और हीट करने के बाद उन्होंने क्या देखा, हमारे पास एक यूरिया नाम का कंपाउंड निकल के आ रहा था। क्या, यूरिया नाम का एक कंपाउंड निकल के आ रहा था इस टाइप से, और वो यूरिया जो है वो ऐसा था भाई, यूरिया, ठीक है ना, क्या था ये, यूरिया था, ये यूरिया कंपाउंड निकल के आ रहा था। तो ये जो यूरिया कंपाउंड को जब हमने देखा ना, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये एक ऑर्गेनिक खाद में जो हम यूज भी करते हैं, ठीक है ना, ये क्या था भाई, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, कौन, यूरिया जो था ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, और ये लैबोरेटरी में क्रिएटेड था, ये लैब में बनाया हुआ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था।
तो यहाँ पे आके भाई साथ सी बात है, बर्जेलियस सर ने तो ये कहा था लैब में बन नहीं सकते, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव किए जा सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन हमारे वॉलर सर ने ये थ्योरी एक प्रकार से फेल सी कर दी। फेल मतलब कि एक प्रकार से फेल ही कर दी, ड्रॉबैक आ गया भाई। वो बोल रहे थे नहीं होती, ये बोल रहे लैब में कर सकते, उन्होंने करके दिखा दिया, यूरिया कंपाउंड, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट और आए कोल्बे, कोल्बे सर ने भी एसिटिक एसिड बना दिया, एसिटिक एसिड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोल्बे सर भी आए और कोल्बे सर ने भी क्या कर दिया भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्रिएट कर दिया। क्या भाई, कोल्बे सर ने। रफ कर रहा हूं यहां से, आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना। कौन आए भाई, कोल्बे सर। इसके बाद हमारे सामने कोल्बे सर आए, कोल्बे सर आए और कोल्बे सर ने जनरली क्या किया, इसके बाद हमारे सामने कोल्बे सर आए और कोल्बे सर ने क्या किया भाई, कोल्बे सर ने एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी कर दी। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी इन्होंने कर दी, ठीक है ना। कि इन्होंने भाई ये भी जो हमारा एसिटिक एसिड था, जो हमारा यहाँ पर जो एसिटिक एसिड था, ये भी भाई लैब में ही क्रिएटेड था, ठीक है ना। ध्यान रखिए आप इस चीज को, ये जो एसिटिक एसिड है ये भी लैब में ही बनाया हुआ एक क्या था भाई, कंपाउंड था, जो कि ऑर्गेनिक था, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था। लेकिन फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि जो सिग्निफिकेंस है वो वाइटल फोर्स थ्योरी से ही आ रहा था। सिग्निफिकेंस वाइटल फोर्स थ्योरी से ही आ रहा था, लेकिन वाइटल फोर्स थ्योरी का कहना था कि भाई हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव किए जा सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो निकाले जा सकते हैं, वो लैब से नहीं बनाए जा सकते, वो लैबोरेटरी में लैब में नहीं बनाए जा सकते। तो यहाँ पर ये जो मेथड है फेल हो गया, यहाँ पर ये जो थ्योरी है वाइटल फोर्स थ्योरी ये फेल हो गई। मैं क्या बोल रहा हूं आप ध्यान से सुनिए कि यहां पर आके ये जो मेथड है ये फेल हो गया। इसी कारण हमने क्या देखा कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो क्यों फेल हुई, क्योंकि वो बोल रहे थे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, और हमारे वॉलर सर और कोल्बे सर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में ही बना चुके थे, उन्होंने लैब में बना दिया था, ठीक है ना। तो उसके बाद भाई क्वेश्चन क्रिएट हो गया हमारे सामने। अब क्वेश्चन तो क्रिएट होगा ना, जब ये वाइटल फोर्स थ्योरी फेल ही हो गई तो फिर है क्या भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड ये होता क्या है, अब इसका कुछ पता भी तो लगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो सुनिएगा, उसके बाद हमारे पास और साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट ने, क्योंकि केमिस्ट्री है भाई, साइंटिस्ट आएंगे, इसमें कोई वो नहीं है, केमिस्ट्री में साइंटिस्ट ही साइंटिस्ट हैं, आते जाते हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री में यही अच्छी बात है कि हम किसी भी एक कंपाउंड पे, किसी भी एक चीज़ पे अपनी थ्योरी दे सकते हैं, और अगर वो ठीक है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन कंटेनिंग हो, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन कंटेनिंग हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। उन साइंटिस्ट ने ये बोल दिया, बहुत से साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या कहा कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन कंटेनिंग हो वो क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे कि हमारा मतलब इन साइंटिस्ट के बाद, कोल्बे सर के बाद साइंटिस्ट आए थे, क्योंकि हमें पता तो लग ही नहीं पाया, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हो गई थी, ठीक है ना। ओके, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बताने के लिए कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे देखिए आप, साइनाइड हो गया, CNO हो गया, NC हो गया, ठीक है ना, और हमारा और क्या हो गया भाई, NCO हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये सभी के सभी जो कंपाउंड है, सभी के सभी कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग तो हैं, सभी के सभी कंपाउंड कार्बन को कंटेन करके तो रखते हैं, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम, कि सभी के सभी कंपाउंड ये ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। दिस इज नॉट ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है भाई, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैं जो बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन लीजिए भाई, ये जो कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। ये कंपाउंड क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड है ये क्या है भाई, ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये है। तो अब क्वेश्चन और पुटअप हो गया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है भाई, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, होते क्या है। तो देखिए हमने फिर क्या देखा कि हमारी डेली लाइफ में जो भी चीज यूज होती है ना,
हमारी डेली लाइफ में जो भी चीजें यूज हो रही हैं वो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनी हुई है। उनमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज है। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका एडिशन से, उनसे ही वो फॉर्म हो रहे हैं। जो हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले कंपाउंड्स हैं, जो चीजें हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनी हुई हैं, मतलब कि वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज हो रहा है। तो हमने क्या देखा, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स जनरली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा। उसके बाद हमने क्या देखा, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना। जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं भाई वो क्या होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं भाई, वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। जनरली हम यहां पर क्या देखते हैं, एक मिनट रुकिए गाइस। जनरली हम यहां पर क्या देखते हैं, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक मिनट रुकिए गाइस। तो जनरली गाइस हम यहां पर क्या देखते हैं, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स, वो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं भाई, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या भाई, हाइड्रोकार्बन्स। लिख लीजिए आप गाइस, हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स है वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये हमने टू टाइप में, हमने इनको टू टाइप में डिवाइड कर दिया, टू टाइप में हमने इनको डिवाइड किया। जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स थे उन हाइड्रोकार्बन को हमने टू टाइप में डिवाइड कर दिया। जो सबसे पहला टाइप सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एक मिनट रुकिए गाइस। सबसे जो पहले, एक मिनट रुक जाइए, दिखाई दे रहा है ना आपको, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो जो सबसे पहला टाइप आया वो हमारा आया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और जो सेकंड आया वो अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से होते हैं भाई, सभी को पता होगा आपको, वो कार्बन्स, वो कार्बन कंपाउंड जो ओनली सिग्मा बॉन्ड को कंटेन करके रखते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। ये कंपाउंड कौन से होते हैं, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और दूसरा हम बताएं तो सैचुरेशन किस चीज को बोलते हैं, जो बाद में रिएक्ट ना कर सके, जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी रिएक्टिविटी ना हो, जो जिसकी रिएक्शन हो ही ना सके, जो स्टेबल है, ठीक है ना, वो होते हैं सैचुरेटेड, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड, जो जिसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो, जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वगैरह को कंटेन करके रखे, जहां पर सिग्मा, ओनली सिग्मा बॉन्ड ना हो, जहां पर पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो हम क्या बोलते हैं भाई इसको, इनको जनरली हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। तो गाइस हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स। तो एक मिनट रुकिए गाइस, थोड़ा सा आवाज आ रही है। लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए इसको। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। वो थोड़ा सा आवाज आ रही थी पीछे से और डिस्टर्बेंस होती है आपको, ठीक है ना। देखिए तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है, हाइड्रोकार्बन्स को टू पार्ट में डिवाइड किया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से होते हैं, जो ओनली सिंगल बॉन्ड को कंटेन करके रखते हैं, सिग्मा बॉन्ड को ओनली, ठीक है ना, ओके। और अनसैचुरेटेड जहां पर डबल बॉन्ड पाया जाए, जहां पर क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जो रिएक्ट कर सकते हैं, जो रिएक्ट कर सकते हैं, इनकी रिएक्टिविटी जीरो होती है, ये रिएक्ट नहीं कर सकते, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, ओके। मतलब कि रिएक्टिविटी मतलब कि और बॉन्ड नहीं बना सकते ये, मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकती, ठीक है ना। रिएक्ट तो करेंगे, सीधी सी बात है, किसी ना किसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होगी, लेकिन ठीक है ना। सैचुरेटेड मींस होता है भाई आगे रिएक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड मींस रिएक्ट कर सकता है, ओके, ठीक है ना। लेकिन सैचुरेटेड क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ओके। इसके बाद देखिए
इसके बाद देखिए हमारा एग्जाम्पल ही एक हमने ले लिया, जैसे कि ये हमारा कीटोन है भाई। अब ये कीटोन है, इसमें देखिए हमने बोला कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। वो क्या होता है, वो हमारा सैचुरेटेड होता है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो जिस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है, तो क्या हम उसको सैचुरेटेड बोल सकते हैं? नहीं। क्या हम उसको अनसैचुरेटेड बोल सकते हैं? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या बोलेंगे इनको? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लिख लीजिए आप सभी। तो हम इन कंपाउंड्स को जनरली क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो ऐसे कंपाउंड्स मैं जो बोल रहा हूं आप उन चीजों को ध्यान से सुन लीजिए, इन चीजों को आप सभी स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिए। तो हम इनको क्या बोलते हैं भाई? हम इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या भाई? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है ना? ओके, तो चलिए भाई आगे चलते हैं। ओके, उसके बाद देखिए हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव। आखिरकार अगर हम हाइड्रोकार्बन्स, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स तो मैंने आपको बता दिया हाइड्रोकार्बन्स तो बता दिया कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन को कंटेन करके रखे। ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो। ठीक है ना? हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? लिख लीजिए, जो हाइड्रोजन और कार्बन को हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना हो। हाइड्रोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं? हाइड्रोजन डेरिवेटिव लिख लीजिए। क्या भाई? हाइड्रोजन डेरिवेटिव, हाइड्रोजन डेरिवेटिव। अब जल्दी जल्दी करिएगा, इस छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते इसके बीच में। हाइड्रोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं? एक हाइड्रोजन को अगर हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, क्या बोल रहा हूं, अगर हम क्या करते हैं भाई, अगर हम क्या करते हैं किसी भी एक हाइड्रोजन को, हाइड्रोकार्बन्स में क्या करते हैं, अगर किसी भी एक हाइड्रोजन को फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि देखिए हाइड्रोजन से मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना, CH3OH, ये क्या बन गया? मिथनॉल। तो ये क्या है? ये डेरिवेटिव्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव, जैसे कि CH3COOH, ठीक है ना, CH3SH, CH3CO, CH3SH, सॉरी CH3CHO, ठीक है ना, इस टाइप से। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव। यहां पर क्या है? एक हाइड्रोजन को हटा दिया, उसकी जगह कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, वो क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव हो गए। ठीक है ना? वो क्या हो गए? जनरली हमारे हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव हो गए। ठीक है ना? ओके, उसके बाद हम यहां पर क्या देखते हैं? उसके बाद हम यहां पर क्या देखते हैं भाई? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम रिप्रेजेंट कैसे कैसे किस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखिए अब थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं जो देखिए आपको आती हैं, बहुत इजी है, आपको भी ये लगता होगा कि भाई ये तो आती है। ठीक है ना? तो ज्यादा टाइम ना लेके हम जल्दी जल्दी कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं आपके सामने। तो लिख लीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जल्दी लिख लीजिए इस चीज को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है ना? रिप्रेजेंटेशन, REP लिख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहला लिख लीजिए आप, सबसे पहला लिख लीजिए कि जहां पर हम नंबर ऑफ एटम से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फॉर्मूला है किससे भाई? जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मूला, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मूला जो है उसको हम नंबर ऑफ एटम से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट बाय द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला उसको हम नंबर ऑफ एटम से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि C3H8O, C6H12O6, ठीक है ना ये ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सभी, ठीक है ना। ओके, मीथेन, ठीक है ना, जिसमें हमने क्या किया? नंबर ऑफ एटम से ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद क्या देखते हैं हम? कंडेंस्ड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्या देखते हैं? इसके बाद जनरली हम क्या देखते हैं? ये फर्स्ट हो गया भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मूला, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मूला है उसको नंबर ऑफ एटम से रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नंबर ऑफ एटम से रिप्रेजेंट करना। सेकंड नंबर पर हम क्या देखते हैं? कंडेंस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मूला, ठीक है ना।
कंडेंस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फॉर्मूला होता है उसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं? कंडेंस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मूला को यहां पर हम कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को। जैसे कि देखिए ये, ठीक है ना, ठीक है भाई, देखिए कंडेंस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां पर हम ओनली कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन कार्बन के बीच के बॉन्ड को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ओनली कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। ओके, ये होता है कंडेंस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मूले को कंडेंस्ड तरीके से, मतलब कंडेंस्ड है, सभी बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया, ओनली कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद क्या बोलते हैं हम? एक्सपैंड, एक्सपैंड ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मूला स्ट्रक्चर, ठीक है ना, एक्सपैंड, ठीक है ना। लिख लीजिए, आप सभी लिख लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं इसको रफ कर रहा हूं मैं सभी को, ठीक है ना, लिख लीजिए भाई। उसके बाद हम क्या लिखते हैं भाई? एक्सपैंड। थर्ड नंबर पे क्या होता है? एक्सपैंड, एक्सपैंड ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मूला, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या देखते हैं? एक्सपैंड ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मूला, ठीक है ना भाई, फॉर्मूला, एक्सपैंड ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मूला। तो अब यहां पर आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक्सपैंड ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मूला, जो हमारा एक्सपैंड ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मूला था उसमें क्या होता है? उसमें हम कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन सभी के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देखिए ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपैंड ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मूला स्ट्रक्चर, सभी बॉन्ड को जिसमें हम रिप्रेजेंट करें। उसके बाद क्या होता है? बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। उसके बाद क्या आता है? बॉन्ड लाइन नोटेशन। फोर्थ नंबर पे लिख लीजिए, रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसमें आता है बॉन्ड लाइन नोटेशन, जहां पर हम किसी भी एटम को रिप्रेजेंट, किसी भी एटम को नहीं दिखाएंगे, ओनली बॉन्ड लाइन को दिखाएंगे, ठीक है ना। फोर्थ क्या आता है? बॉन्ड लाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मूला स्ट्रक्चर, ठीक है, जहां पर हम ओनली क्या करते हैं? जहां पर हम ओनली बॉन्ड लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एटम्स को शो नहीं करते, ओनली बॉन्ड लाइन को शो करेंगे। यहाँ पे बॉन्ड लाइन से ही हम यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है कितने कार्बन है ये हम पता कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर ओनली बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मूले को, स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मूला, लिख लीजिएगा बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मूला, लिख लीजिए यहाँ पर नोटेशन, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा आप, इसके बाद हमारा सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, लिख लीजिए सिग्मा बॉन्ड। फिफ्थ नंबर पे सिग्मा बॉन्ड, भाई सिग्मा बॉन्ड आप सभी को पता है ना, बताने की जरूरत थोड़ा होती है ये, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जनरली क्या होता है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने सिग्मा बॉन्ड को क्या बताया कि भाई जो कार्बन कार्बन या दो कोई भी एटम जब उनके सिग्मा ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ऑर्बिटल सिग्मा ऑर्बिटल, उनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है और जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या बताया कि जो कार्बन कार्बन है या कोई भी दो एटम, हम यहाँ पर तो हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं ना, तो हम कार्बन कार्बन लेंगे, क्या हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कार्बन कार्बन लेंगे, ठीक है ना। तो दो कार्बन एटम, जब दो कार्बन एटम के सिग्मा ऑर्बिटल क्या करते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि हम हाइड्रोजन कार्बन भी देख सकते हैं या कार्बन कार्बन भी देख सकते हैं। जैसे कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, इनके ये क्या है, सिग्मा ऑर्बिटल। अब जब इन सिग्मा ऑर्बिटल के बीच में ये इंटरेक्शन होगी ना, किसकी, सिग्मा ऑर्बिटल और ये सिग्मा ऑर्बिटल, इन दोनों सिग्मा ऑर्बिटल्स की, ये सिग्मा ऑर्बिटल और ये सिग्मा ऑर्बिटल, तो इन दोनों सिग्मा ऑर्बिटल की जब आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, इन दोनों सिग्मा ऑर्बिटल्स की जब हेड टू हेड क्या होती है ओवरलैपिंग जब होती है, तो इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना। इसको ही हम जनरली क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं पाई बॉन्ड्स, ठीक है ना। 6th नंबर पर लिख लीजिए पाई बॉन्ड। अब ये जो पाई बॉन्ड होता है वो किस टाइप